को मैं हूं आबिद अंदलीब। आज वीडियो लीक केस की दूसरी समाअत थी। इस पहली समाअत में भी अटॉर्नी जनरल से उनकी सिफारिशात मांगी गई थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये केस बहुत तबाहकुन साबित हो रहा है मरीम सफदर साहिबा के लिए। किसी भी वक्त छापा पड़ सकता है, किसी भी वक्त उन पर इस केस के हवाले से मजीद गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती हैं। जिस तरफ आज इसको अदालत लेके गई है वो बहुत ख़तरनाक रास्ता है मरीम साहिबा के लिए। जिस तरह से उन्होंने इसको एक खेल खेलने की कोशिश की थी, अब मुझे लगता है उनके गले पड़ गए। जितने भी लॉ ऑफिसरान थे, राजा अमर अब्बास साहब के साथ मैंने वीडियो की, उसमें भी आपने यही देखा। लेकिन उस केस की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बताने से पहले मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा बैकग्राउंड। ये हमारा क्रेडिट है। सबसे पहले हमने ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि इस वीडियो स्कैंडल में कि जो वीडियो है जज की मुबैना तौर पे ये तकरीबन 5 से 8 करोड़ की जो है वो मरीम सफदर साहिबा ने खरीदी है, और उस खरीदी हुई वीडियो की बुनियाद पे जज को ब्लैकमेल करके उसकी वीडियोस बनाई हैं। वही चीज़ हू बहू आज अदालत में खुल के सामने आई है कि अटॉर्नी जनरल ने जब अदालत को जवाब दिया तो उन्होंने अपनी बात ही यहीं से शुरू की कि इससे पहले इस केस में बहुत बात हो चुकी है। पहली समाअत में मैं नहीं था, मैं पाकिस्तान से बाहर था। आपने जज के तहत कमीशन बनाने की भी बात की, आपने जुडिशल कमीशन बनाने की बात की, लेकिन मैं आपको बताऊं माय लॉर्ड कि FIA इस केस की इंक्वायरी कर रही है। एक दरख्वास्त जो है वो जज अरशद मलिक साहब की तरफ से दी गई है और उनका एफिडेविट भी जो है वो सामने आया। लेकिन जो दरख्वास्त है उनकी, उस पर पूछा गया कि वो बताएं उसका क्या स्टेटस है, वो किस कानून के तहत दी गई है। तो अदालत को बताया गया कि जो जज अरशद मलिक ने जो दरख्वास्त दी थी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनमें मरीम साहिबा थी, जिनमें उनकी दीगर पार्टी के लोग थे, शायद खाकान अब्बासी थे या जो भी उस सफ़ में बैठे हुए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले रोज़, तो बताया गया कि वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत दी गई है। साइबर क्राइम जो है उसकी शिकें हैं, उसमें 3 साल की सज़ा भी हो सकती है, उसमें बहुत भारी जुर्माने हो सकते हैं। फिर बताया गया अदालत को कि उसका मजीद स्टेटस क्या है। अदालत ने जब पूछा तो कहा कि एक शख्स इसमें जो है वो गिरफ्तार हुए, उसका नाम मियां तारिक है, वो 8 रोज़ के रिमांड पे है, रिमांड पे था। उसके दस्तरस से जो है एक लैंड क्रूज़र बरामद हुई है और कुछ चेक जो थे वो भी बरामद हुए हैं। फिर कहा गया कि ये कौन है, ये तारिक कौन है। तो उन्होंने कहा जी कि तारिक जो है ये वो बुनियादी बंदा है जिसके पास जज की वीडियोस थी, और इसने इस जज की वीडियोस को जो है वो सेल किया सलीम रज़ा को। सलीम रज़ा जो है वो उन्होंने ये कहा कि सियासी जमात का रुकन है, तो जाहिर है यही इशारा नून लीग की तरफ था। अटॉर्नी जनरल ने बताया जी कि वो एक सियासी जमात का रुकन है। उसने फिर सलीम रज़ा ने ये जो वीडियोस थी ये नासिर भट्ट को दी। सलीम रज़ा और नासिर भट्ट ये 2 किरदार ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, ये पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं। इनकी तहकीकात भी जारी है। तो फिर अदालत ने पूछा जी कि बताएं जो वो वीडियो थी जज की, वो असल वीडियो क्या थी, उसका कंटेंट क्या था, उसमें क्या था। तो उनकी तरफ से ये बताया गया कि ये जो वीडियो रिकवर हुई है ये वीडियो असल नहीं है, ये उस वीडियो की कापी है जो गंदी वीडियो थी जज की, जो तकरीबन 2003 के राउंड अबाउट रिकॉर्ड की गई थी। उसमें जज जो है वो किसी ऐसी कंप्रोमाइज हालत में पाए गए थे। तो उमर बंदियाल साहब ने पूछा कि बताएं मजीद कितनी वीडियोस हैं। उन्होंने कहा जी कि अभी हमारे पास जो रिकवर हुई है उसमें वही एक वीडियो रिकवर हुई है, वो भी उस वीडियो की कॉपी है जिस वीडियो को बुनियाद बनाकर जज को जो है वो ब्लैकमेल किया गया। आसिफ सईद खान खोसा साहब ने ये कहा जी कि अगर ये वीडियो ठीक है, आप ये कहते हैं कि वीडियो रिकवर हुई है, तो इससे तो जज ने जो अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी, जज ने जो ये कहा था कि मुझे वीडियो को एक जो है वो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल किया, तो इस हद तक उसकी बात की तस्दीक हो जाती है। तो फिर पूछा गया कि वो उस वीडियो की हकीकत क्या है। तो अटॉर्नी जनरल ने दोबारा बताया कि सर ये जो वीडियो है ये 2003 में रिकॉर्ड हुई है। तो आसिफ सईद खान खोसा साहब ने पूछा कि आप बताएं इस वीडियो की कोई फोरेंसिक आपने किया, इसकी क्या हकायक है, इस वीडियो के मुतल्लिक आपके पास क्या शवाहिद हैं। तो उस पर उन्होंने बताया अटॉर्नी जनरल ने कि अभी पाकिस्तान में उस मयार की जो है वो फोरेंसिक नहीं है जो इसको हम कर सकें। 2003 में चूंकि जो है वो डिजिटल रिकॉर्डिंग नहीं थी, टेप्स की सूरत में रिकॉर्डिंग होती थी, तो वो जो टेप्स की सूरत में रिकॉर्डिंग थी उसको फिर कन्वर्ट किया गया है, USB में उसकी डिजिटल कापी बनाई गई है, लेकिन उसकी जो बुनियादी जो ओरिजिनल कापी है वो अभी तक हम रिकवर नहीं कर सके। फिर उन्होंने ये कहा जी कि इन्होंने उस वक्त ये रिकॉर्डिंग की थी और ये रिकॉर्डिंग फिर करते करते जो है वो तारिक भट्ट से सलीम रज़ा के पास पहुंची। सलीम रज़ा ने जो है वो इस नासिर भट्ट को दी और नासिर भट्ट के जरिए फिर जो है ना
नासिर भट्ट ने उनको वो वीडियोस दिखा के जो है वो ब्लैकमेल किए। तो अदालत ने पूछा कि उससे और क्या क्या रिकवर हुआ, तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जो मियां तारिक हैं जो इस वक्त गिरफ्तार हैं FIA की तहवील में, जिन्होंने ही ये वीडियो सारी बनाई थी, उनके बिस्तर के साथ जहां वो सोते थे एक ड्रा था, उससे कुछ और भी चीजें मिली हैं, एक USB मिली है, उनके पास से एक लैंड क्रूजर गाड़ी भी मिली है। फिर खोसा साहब ने इस्तिफसार किया कि देखें इसमें 3-4 चीजें आपको सामने रखनी होंगी। एक जज के जो है वो कंडक्ट है, जज जो है उसका कंडक्ट जो उसका जाती किरदार है, एक यानी कि एक जज की अपनी बशरी कमजोरियां हैं, लेकिन दूसरी साथ ये चीज भी देखनी है कि अगर उसने अपनी बशरी कमजोरियों को कंप्रोमाइज किया और उसने वो फैसलों पे असरअंदाज हुए, यानी कि उसकी उस वीक मवाद को बुनियाद बनाकर उससे कुछ इस तरह के फैसले बनाए गए हैं, तो ये 2 चीजें जो है वो बड़ी अहम बन जाती हैं। मुल्तान वीडियो जो है वो एक थ्रेट थी। फिर आसिफ सईद खान खोसा ने कहा कि जिसने भी ये बात मानी है कि वो जो मुल्तान की वीडियो है जो 2003 में बनी हुई है वही एक थ्रेट थी, उसी को बुनियाद बनाया गया, वो वीडियो दिखाई गई और उस वीडियो को दिखाकर जज से जो है वो इस तरह की बातें की गई। तो फिर अटॉर्नी जनरल ने मजीद बताया कि नहीं सर, हुआ ये कि वो जो वीडियो थी नासिर भट्ट जज को दिखा रहे थे और नासिर भट्ट ने जब जज को वो वीडियो दिखाई तो फिर नासिर भट्ट ने ही जज को कन्विंस किया कि आप आएँ, आप जाती उमरा नवाज शरीफ से मिलते हैं। नवाज शरीफ के पास मुझे लेके गए, वहां नासिर भट्ट ने खुद ही बात शुरू कर दी। मैं भी बैठा हुआ था, नवाज शरीफ बैठे हुए थे, तो नासिर भट्ट ने खुद ही बात शुरू कर दी कि उस वक्त जो इन्होंने फैसला दिया वो इनको बड़े दबाव में दिलवाया गया, बड़ा प्रेशर था इन पे, आर्मी का प्रेशर था, अदलिया का प्रेशर था। तो अरशद मलिक ने बकौल अटॉर्नी जनरल के वहाँ खामोशी इख्तियार नहीं की, उन्होंने नवाज शरीफ को बताया कि मैंने आपको जो सजा दी है वो मैंने मेरिट पे दी है। लेकिन जैसी मुलाकात खत्म हुई बकौल अटॉर्नी जनरल के, तो अरशद मलिक ने यह कहा जी कि उनसे पूछा गया नासिर भट्ट की तरफ से, नासिर भट्ट ने उनसे ये कहा कि हम आपसे ये मदद मांगते हैं, आपने ये फैसला लिखा हुआ है, आप हमें बताएं इस जो फैसला आपने दर्ज किया है इसमें कौन कौन से ऐसे वीक पॉइंट हैं। अब इस बात का आप तजिया करें कि किस हद तक ये हमारा जस्टिस सिस्टम कंप्रोमाइज होता है। एक फैसला लिखने वाला जज, एक बंदा जो मुल्जिम है, जो मुल्जिम का साथी है, वो जज को ये पूछते कि आप हमें उस फैसले के कुछ वीक पॉइंट्स बताएं जिनको हम बुनियाद बनाकर हम कुछ उसकी अपील में जाएं, हम उसकी रिव्यू में जाएं। आसिफ सईद खान खोसा साहब ने पूछा कि बताएं ये मुलाकात कब हुई नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ जब बाहर थे तो वो बाहर से आए थे तो एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो गए थे, उसके बाद वो जेल में रहे, फिर जमानत पे हमने उनको जो है ना अभी रिहाई की थी उनकी कुछ अर्सा पहले, वो भी कुछ दिनों के लिए थी और फिर वो वापस जेल में चले गए। तो अब ये बताएं कब मुलाकात हुई। तो इस पर अटॉर्नी जनरल के पास शायद उनकी तैयारी नहीं थी या उनके जहन में नहीं था, डॉक्यूमेंट्स यूजुअली उनके पास होने चाहिए थे। उन्होंने कहा जी कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है। फिर उमर अता बनियाल साहब ने सवाल किया कि एक बताएं, एक ऑडियो मैसेज भी था, वो भी नवाज शरीफ तक पहुंचाया गया था, वो भी सामने आया था, तो उसकी क्या हकीकत है। तो उन्होंने कहा जी कि सर वो जो ऑडियो मैसेज है वो अभी रिकवर नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे पास वीडियो है ये भी असल वीडियो रिकवर नहीं हुई। जो वीडियो मरीम सफदर साहिबा ने चलाई है इसकी भी एक मास्टर कापी है जो असल वीडियो है। फिर आसिफ सईद खान खोसा साहब ने कहा जी कि ये जो वीडियो आप जिसकी बात कर रहे हैं जो टीवी चैनल्स पे चली वो भी असल वीडियो नहीं है, तो फिर इसकी असल वीडियो कहाँ है। तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सर ये असल वीडियो अभी तक ये भी हम रिकवर नहीं कर सके। ये जो वीडियो इन्होंने चलाई है टीवी चैनल्स पे, ये थी, ये इसकी रिकॉर्डिंग कहीं और हुई, ये वीडियो कहीं और बनी, यानी कि इसकी जो तस्वीर जो वीडियो थी वो कहीं और बनी, रिकॉर्डिंग कहीं और फिर किसी तीसरी जगह पे इन वीडियो और ऑडियो को मर्ज किया गया। तो आसिफ सईद खान खोसा साहब ने पूछा कि असल वीडियो बड़ी बुनियादी चीज़ है, उस असल वीडियो को होना चाहिए। जज साहब ने भी यही कहा था, अरशद मलिक ने भी यही कहा था कि ये जो वीडियो है ये एडिट है। अब यहाँ से जो है वो केस टर्न होता है, मैं आपको बताऊँ कैसे। अब फिर आसिफ सईद खान खोसा साहब ने थोड़ा सा सोचो विचार किया, तो फिर उन्होंने ये कहा जी कि नहीं, जो FIR लॉन्च हुई है तो उसी के सिलसिले में जो असल वीडियो है, जज की जो असल वीडियो है जिसमें ऑडियो अलग है और वीडियो अलग है, उसको भी रिकवर होना ज़रूरी है। तो ये मुझे अपनी ज़ाती दानिश में ये लगा कि ये इशारा जाहिर है। अब यहाँ पाकिस्तान में सलीम रजा भी नहीं है, नासिर भट्ट भी नहीं है, तो मरीम सफदर साहिबा यहाँ हैं, उन तक ये वीडियो कैसे पहुँची, उन्होंने इस वीडियो को मर्ज किया या ये वीडियो मर्ज हुई उन तक पहुँची। अब इस तहकीक में मरीम सफदर साहिबा जो हैं वो बराह रास्त आ गई हैं। FIA को ये हुक्म दिया गया है कि वो इसकी तहकीक करें, वो जो असल कंटेंट है, जो असल वीडियो है वो लाई जाए, वो सामने की जाए, फिर देखेंगे। तो मुझे उस वक्त यही लगा, कुछ और भी सीनियर लोगों से हमने बात की तो उनका भी इशारा यही था कि अब मरीम जो है अगर कहीं छूट भी जाती, लेकिन अब जो असल वीडियो की रिकवरी का मामला है तो उसमें मरीम बराह रास्त इन्वॉल्व हो गई हैं।
अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया सर इसमें दो चीज़ें, एक तौहीन अदालत का मामला है। तो फिर अदालत ने उनसे पूछा कि आप बताएं तौहीन अदालत का नोटिस कौन लेता है। उन्होंने कहा जी कि तौहीन अदालत का जो मसला है, यानी कि जो तौहीन अदालत इन लोगों की तरफ से हुई, जो नून लीग की क़यादत की तरफ से हुई, उसका जो नोटिस लेना है वो तो चेयरमैन नेब लेंगे, वही ले सकते हैं। फिर उम्र इस पे अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सर जज का भी एक अहम मसला है, अभी हमने जज के तबादले का भी देखा है, वो भी एक इशू बना हुआ है। तो इसमें आसिफ सईद खान खोसा साहब ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। उन्होंने कहा जी इसको अभी देखते हैं, इसमें उसकी तरफ अभी ना जाएं, अभी हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सर इसमें 3-4 चीज़ें और भी हैं। पेमरा जो है वो उसने इस तरह की एक पूरी ट्रांसमिशन चलाई, उसने वो सारी चीज़ें ऑन ईयर की, उनको भी वो ऑन ईयर नहीं करनी चाहिए थी। टीवी चैनल के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं। उमर अता बनियाल साहब ने कहा जी कि हम देखें, हम दोनों तरफ को देख रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी एक साइड को जो है वो रिलीफ दे दें। दोनों तरफेन का ये जो है वो मानना है, उनकी दरखास्त है कि हमें हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो फिर हम इसका मतलब है हमें दोनों इतराफ को देखना होगा, ये फैसला अदालत को करना है। फिर खोसा साहब ने कहा जी कि देखें अभी हमारे पास भी 3-4 ऑप्शन है, आपने भी कुछ ऑप्शन दिए, हमारी आपने मुआवनत की, आपने जुडिशल कमीशन की बात की, अदालत भी कमीशन बना सकता है, हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम इसको डिसमिस कर दें, और इसके अलावा हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम खुद भी इसकी तहकीकात करवा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि सर अगर आप इसकी तहकीकात खुद करवाते हैं तो नीचे जो केस है, जो यानी कि जो मेन अपील नवाज शरीफ के खिलाफ लोअर कोर्ट में चल रही है, हाई कोर्ट में चल रही है, अटॉर्नी जनरल का ये मानना था, पता नहीं इस बात पे क्यों बहुत ज़्यादा देर तक बजिद रहे कि आप इसमें ना पढ़ें, आप इसकी तहकीकात ना करवाएं। हालांकि खान साहब ने खुद कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इसको लेना चाहिए, आगे इसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन आज अटॉर्नी जनरल बिल्कुल दूसरी पोजीशन पर नजर आए। उन्होंने बार बार ये कहा कि नहीं, अदालत को इसमें नहीं आना चाहिए, अदालत इसमें आएगी तो लोअर कोर्ट्स की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो मुतासर होंगी, वो आपका एक एक जुमला जो है वो लोअर कोर्ट की सारी चीज़ों को मुतासर करेगा। तो फिर खोसा साहब ने इस बात को बहुत गहराई से क्लियर किया। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल भी कोई तहकीक, कोई भी इदारा करे, नेब करे, FIA करे या कोई और पुलिस करे इसकी तहकीकात, तो ये बात आप जहन से निकाल दें कि इसमें कोई चीज़ जो है वो मुतासर होने वाली है, हमारी तहकीकात की रोशनी में कोई चीज़ मुतासर होगी। कोई भी चीज़ उस वक्त तक मुतासर नहीं होगी जब तक हाई कोर्ट खुद उसको कबूल नहीं करेगी, उस पर फैसला नहीं देगी। एक बात अपने आप जहन में रखें, ये सिर्फ मटेरियल है, कोई भी इदारा किसी चीज़ को लेके आएगा, वो अगर कोई डॉक्यूमेंट लेके आएगा, कोई वीडियो लेके आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ शवाहिद की ही उसकी हैसियत होगी, वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल होगा, वो किसी फैसले पे असरअंदाज नहीं हो सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट सजा खुद खत्म नहीं करती, वो कोई दूसरी कोर्ट खत्म नहीं कर सकती। खोसा साहब ने ये कहा जी कि इसके अदालत हाई कोर्ट के पास 2 ऑप्शन हैं, वो रीट्रायल की तरफ जाते हैं या वो दोबारा सजा जो है वो देते हैं। लेकिन अभी हम इस मामले को देख रहे हैं, जो जज का मामला है, खोसा साहब ने कहा कि वो बहुत अहम है। ये इदारा है, जज हमारा मेंबर है, इस इदारे की साख इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई ये सोचता है कि हम इस मामले को नज़रअंदाज कर लेंगे, हम इससे अलग हो जाएंगे, जज के मामले से हम बिल्कुल भी अलग नहीं होने होंगे, अपने आप को इससे हम अलग नहीं करेंगे, जो तहकीकात होनी है उसको होने दें। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश थी कि हम इसमें छलांग लगाएं, लेकिन हम इसमें छलांग नहीं लगाएंगे, ये हम अंधेरे में इसमें छलांग नहीं लगाएंगे। हम देखते हैं हमें क्या करना है, हम सोचते हैं। हाई कोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, FIA, लेकिन इसमें तहकीकात करें और जो असल वीडियोस हैं वो रिकवर की जाएं। डेफिनेटली असल वीडियोस की जो बात होती है तो वो जो है वो बात मरीम तक की आती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इसका एक सबसे जो डिफरेंट पहलू था वो ये था, आसिफ सईद खान खोसा साहब ने ये कहा आखिर पे कि ये वीडियोस थी जो लोग मुतासर थे डेफिनेटली, यानी कि नवाज शरीफ और मरीम सफदर साहिबा, तो वो इन वीडियोस को, इसका कंटेंट किसी कोर्ट में क्यों नहीं लेके गए। बड़ी अजीब बात, ये उनके लफ्ज़ से कोर्ट अनकोर्ट में आपको बता रहा हूँ, अजीब बात है। अगर उनको इतना ही यकीन था कि उनके पास ऐसी चीज़ें हैं या ऑडियो वीडियो हैं तो वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाते। हम पहले दिन से यही बात करें कि मरीम को चाहिए था कि उस इदारों के सिस्टम को, जस्टिस सिस्टम को मुतनाज़ बनाने के बजाय वो अपना सारा केस जो है वो इन सारी चीज़ों को ख्वाजा हारिस के हाथ दे देती, वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन उनकी बदनीति जो अदालत को समझ आ गई है प्रॉपर तरीके से कि इन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ में जाने के बजाय ये सारी चीज़ें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारों को दे दी और इस तरह से ऑडियो और वीडियो टेप्स जो है वो रिलीज़ करके इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। लेकिन जज इससे बिल्कुल मुतासर नहीं हुए। पहले भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि कोई तूफान नहीं आया, बिल्कुल भी। शायद मरीम ये सोचती थी कि बहुत सीरियस हो जाएंगी सारी चीज़ें, लेकिन
जितने लोगों से बातें हुई, जो हमने कोर्ट का माहौल देखा, उससे बराह रास्त ये चीज़ समझ आती है ये सारा केस जो है वो मरियम के गले पड़ गया है। इससे मरियम छूटती हुई नज़र नहीं आती हैं। जो लोग हिरासत में हैं, ख़ासतौर पर तारक मलिक, उनसे बेशुमार चीज़ें और भी रिकवर हो सकती हैं। वो लैंड क्रूज़र उनसे रिकवर हुई, उनसे वो USB रिकवर हुई जिसमें वो डेटा था। लेकिन अदालत ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह की है, जो असल चीज़ें हैं, जो असल कंटेंट है, जो एडिट नहीं है, जो बिल्कुल जेन्युइन है, वो भी रिकवर होना चाहिए। अब देखते हैं वो रिकवर मरियम से होगा या वो जो है वो सलीम रजा से होगा या वो नासिर भट्ट से होगा। डेफिनेटली ये सारे लोग इस सारी गेम में, इस डर्टी गेम में इन्वॉल्व हैं, तो ये सारे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जो टीवी एंकर ये बात कहते थे कि तूफान आएगा, अब उनके लिए इतना सरज है। मरियम के पास जो ऑडियो टेप्स थी, अब शायद वो बिल्कुल भी रिलीज इसलिए नहीं कर सकेंगी क्योंकि मामला सब जुडिस है। अब वो करेंगी तो बिल्कुल वो फंसेंगी। और आज अदालत ने अपना जहन जो है वो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि अगर उनके पास ऐसी कोई चीज़ थी तो उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लानी चाहिए थी। और अब अगर उनके पास कोई ऐसी चीज़ होगी भी तो वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं ला सकेंगे। अब उनको मजबूरन वो FIA को देनी पड़ेगी, वो अदालत को देनी पड़ेगी, या इसकी जो भी तहकीकात होनी है। तो 3 हफ्तों का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इस केस से अलग नहीं हुई है, इसको देख रही है। जज का मामला हो या इनकी तरफ से जितने भी अदालतों पर हमले हुए हों उसका मामला हो, तो कोई लोग जो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने आप से अलग कर दिया या इस पर कोई तहकीक नहीं होगी या आर्टिकल 184(3) जो है वो अमल में नहीं आएगा, इसकी भी वजाहत की आसिफ सईद खान खोजा साहब ने। उन्होंने कहा जी कि यहाँ सियासी जमातों के बयान पढ़ के सुनाए गए कि जो है वो चीफ जस्टिस इसका नोटिस लें। तो अगर हमने आज खुद नोटिस लेना है तो फिर हम किसी के कहने पे क्यों लें, तो वो फिर आज खुद तो ना हुआ। बहरहाल 3 हफ्ते की जो तहकीकात हैं उससे ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी किस तरह ये सारी चीज़ें इनसर्कल हो जाएंगी। अब ना मरियम इससे छूट सकती है ना बाकी किरदार इससे छूट सकते हैं। उल्टा जो सज़ाएँ हैं वो मुझे इनको मिलती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये केस इतना ज़्यादा जो है वो छोटा नहीं है। हमारी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।